प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे फ्रंट लाइन अकाउंटिंग के अंदर, जिसमें मैं आपके साथ लेके आया हूँ 11th और 12th का लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी। बहुत इजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी की बुकों से पूरे नए सिलेबस पर बेस होगा। बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आएगा। देखिए और फायदा उठाइए। मैं इसी के साथ-साथ अपना पहला चैप्टर, जो आपकी बुक का सबसे पहला चैप्टर है, मैं उस चैप्टर को लेके आया हूँ। आपका चैप्टर जो है साझेदारी संलेख के अंदर, वो है लेखा शास्त्र में साझेदारी फर्मों के खाते, आधारभूत सिद्धांत। अब ये आधारभूत सिद्धांत हैं क्या? इंग्लिश में इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है नींव। ऐसी नींव जो पार्टनरशिप की होती है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि पार्टनरशिप करने से पहले हमें कौन-कौन सी बातें हैं जिन्हें अच्छी तरह समझना चाहिए। अब ये पार्टनरशिप क्या होती है? सबसे पहले तो पार्टनरशिप का मसला आता है कि पार्टनरशिप है क्या चीज़? तो हम सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप क्या है, उसके बाद इसकी मीनिंग को समझते हैं और समझते हैं इसके आधारभूत सिद्धांत कौन-कौन से हैं। कौन-सी इसकी ऐसी नींव है जिस चीज़ को हमें समझना चाहिए। इसके ऊपर आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन, बहुविकल्पीय जो होते हैं 1-1 नंबर के वो आते हैं। इसके साथ-साथ आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट 2 नंबर के, 3 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं और इसके साथ-साथ बड़ा क्वेश्चन जो लॉन्ग आता है वो आता है। बहुत ईज़ी चैप्टर है। ध्यान से बस ये रखना है कि मैं अगर पार्टनर्स हूँ, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो समझ में नहीं चाहिए, या ऐसी बातें हैं जो लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए तो मुझे उन बातों से संभल कर रहना चाहिए। बस ये वाली बातें इसमें बताई गई हैं। कौन-कौन सी बातें हैं? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने पहले चैप्टर के अंदर, पहली बातों के अंदर एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, मैं लेके आया हूँ साझेदारी संलेखन। साझेदारी संलेखन में मेरा है आधारभूत अवधारणाएँ। आप इसे आधारभूत अवधारणाएँ भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? आधारभूत सिद्धांत। सिद्धांत या अवधारणाओं से मतलब होता है कि वो कौन-कौन से टिप्स हैं जो हमें अपनी पार्टनरशिप को रखने के लिए ज़रूरी हैं। अब सबसे पहले हम पार्टनरशिप पे आ जाते हैं। जब आप 11th क्लास में थे, तो आपने देखा था कि आप अकेले आदमी होते थे। आप ये मान के चलिए कि आपका अपना बिज़नेस है, आप अपना कारोबार कर रहे हैं, आप अकेले आदमी हैं 11th क्लास में और सारा बिज़नेस आपका है। सारे बिज़नेस में आप खुशी-खुशी सारा पैसा लौटाते हैं, सारा काम करते हैं, बहुत खुश हैं आप। अकेला बिज़नेस है। खूब सारा आपका बिज़नेस फैल गया। अब आपने सोचा मैं यार 1 ब्रांच और खोलूँ। अब आपने 2 ब्रांच अपनी खोल ली। कभी आप इस दुकान पे बैठते हैं, कभी आप उस दुकान पे बैठते हैं, कभी इस दुकान पे, कभी उस दुकान पे। बिज़नेस और फैल गया। आपने तीसरी दुकान और खोल ली। अब आपकी दुकानें हो गई 3 और आप आदमी हो 1। अब 1 आदमी होने का मतलब है 11th क्लास, जिसे हम बोलते थे एकल व्यापार, सिंगल, एक आदमी का बिज़नेस। सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं इंग्लिश में इसे हम, एकल व्यापार। अब अकेला आदमी क्या-क्या करेगा? इसने सोचा यार मैं अपने साथ किसी और को जोड़ लूँगा, तो हम 2 पार्टनर्स हो जाएँगे, आराम से बिज़नेस चलेगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे, नंबर 1 तो बिज़नेस को एक मालिक और मिल जाएगा और हमारा जो पैसा, हमारी जो पूँजी लगी हुई है, वो भी और बढ़ जाएगी। तो इसने सोचा कि मैं अपने साथ एक आदमी को और जोड़ लेता हूँ, ये तो अपने साथ था ही था, इसने एक दूसरे को अपने जो दोस्त था, उस दोस्त को अपने साथ और जोड़ लिया। अब ये दोनों दोस्त आपस में मिल गए। इसी के साथ-साथ इन्होंने सोचा यार तीसरा आदमी और हमारे साथ मिल रहा, उसे भी जोड़ लो, इन्होंने तीसरे को भी जोड़ लिया। यानी कि आदमी हो गए 3 बिज़नेस के अंदर। तीनों आदमियों ने आपस में जो है तय कर लिया कि हम तीनों आदमी मिलके अब अपने बिज़नेस को चलाएँगे और तीनों फर्मों पे एक-एक आदमी बैठ जाएगा। जबकि पहले जो आदमी था वो क्या था? एक सिंगल, एकल व्यापार, सिंगल आदमी। अब एक से ज्यादा हो गए, तो भैया एक से ज्यादा होने का ही मतलब हो गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यहीं से चालू होती है। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो वो एकल, एक आदमी, एक है चलो। अगर आप हो गए एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा होने पर ही वो कहलाता है पार्टनरशिप। 2 आदमी या 2 से ज्यादा आदमी आपस में जुड़ गए। अब यहां से हमारा सबसे पहला बहुविकल्पीय चालू होता है। सबसे पहला बहुविकल्पीय पार्टनरशिप में, साझेदारी में कितने आदमी कम से कम होने चाहिए? 2, 3, 4 या 1? बताइए आप। बिल्कुल सही। पार्टनरशिप में 2, ये हो गई साझेदारी। और ये हो गया एकल व्यापार। एकल व्यापार में 1 आदमी और साझेदार में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अब ज्यादा कितने हो सकते हैं? मैं आगे बताऊंगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं, इसी के साथ-साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी कहते किसे हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन चालू होता है,
वो स्टार्ट होता है साझेदारी संलेख के अंदर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 1932 की धारा 4 के हिसाब से। हम जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो साझेदारी का एक्ट है। साझेदारी एक्ट कौन सा है? वो 1932। इसकी धारा 4 के हिसाब से वो क्या बात कहता है, आप ये समझिए ध्यान से पहले, क्योंकि ज्यादातर एक एमसीक्यू क्वेश्चन इससे भी आ जाता है हमारा। कहता साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध से है, यानी कि उन लोगों के आपसी मेल मिलाव से है या उनके आपसी विश्वास से है। किससे? जो ऐसे व्यापार के लाभों को विभाजित करने के लिए सहमत हुए हैं, यानी कि वो ऐसे व्यापार जो बिजनेस वो कर रहे हैं उस बिजनेस के लाभ को आपस में बांटने के लिए एग्री हो गए हैं। वो हो गए तैयार कि हम अपना आपस में प्रॉफिट बांट लेंगे, जिसका संचालन यानी कि जो वो चला रहा है या तो उन सबके द्वारा, या तो सारे मिलकर उस बिजनेस को चला रहे हैं, या फिर उनकी ओर से किसी एक के द्वारा, आप इनमें से कोई एक हो सकता है वो चला रहा है। यानी कि पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप दोनों आदमियों के या जो भी आपस में संबंध कर लेते हैं उन सबों के पारस्परिक संबंध से है, जो प्रॉफिट को या तो उनमें से कोई एक आदमी चला रहा हो या सारे मिलकर चला रहे हो, उसे बांटने के लिए सहमत हो गए। पार्टनरशिप के अंदर जरूरी नहीं है हम सारे के सारे आदमी बिजनेस में बैठे, कोई एक आदमी भी आपके व्यापार को चला सकता है, बाकी दोनों आदमी अपने बिजनेस में काम कर सकते हैं। वो पार्टनरशिप में एक आदमी भी चला सकता है और सारे भी। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन, क्या पार्टनरशिप को एक आदमी ही ऑपरेट कर सकता है? क्या एक आदमी ही चला सकता है? नहीं, पार्टनरशिप को एक भी चला सकता है और ज्यादा भी चला सकते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है इसकी, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरी बाय ऑल, या तो सारे चलाएं या एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक, उनमें से किसी एक के थ्रू चलाए। कोई चीज हो जाती है जो हमने हिंदी में पढ़ी कि पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि बिजनेस कोई एक चलाया, उनके द्वारा कोई भी चला सकता है। आगे पढ़ते हैं बिजनेस के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन को की याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो है आपकी डेफिनेशन यानी कि लिखने की नहीं आ जाती है वो, तो भैया इसका अर्थ लिखो क्या है। साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं, भाई हमने आपस में तय कर लिया, दो आदमी आपस में जुड़ गए, एक और दो, दोनों आदमी। अब ये दोनों आदमी जो आपस में जुड़े, इन दोनों पार्टनर्स में से जो पार्टनर बढ़ जाते हैं वो पार्टनर्स क्या कहलाते हैं? साझेदार। अब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? साझेदार। एक आदमी और एक आदमी और एक आदमी, जितने भी आदमी जुड़ गए, जो पार्टनर्स उसमें जुड़ गए, उन पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं? साझेदार बोलते हैं। और ये सारा का सारा जो ग्रुप होता है, चाहे वो दो आदमी का हो या तीन आदमियों का हो, उस हम साझेदारी का क्या कहते हैं? समूह को कहते हैं फर्म। वो एक फर्म कहलाती है, यानी कि पार्टनरशिप की एक फर्म हो गई आपकी। साझेदारी की विशेषता, साझेदारी की विशेषताओं को आपने देखा इसी बार लास्ट ईयर का क्वेश्चन में आया पेपर, तो आप ध्यान से देखें साझेदारी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो जरूरी होती हैं। नंबर एक, दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी में कम से कम दो आदमी होने चाहिए। आपने पीछे देख लिया, कम से कम कितने? दो। और ज्यादा से ज्यादा 50 आदमी तक साझेदारी में हो सकते हैं। आपकी जो लीगल साझेदारी होती है, जो वैध साझेदारी होती है, जिसे गवर्नमेंट आपको मान सकती है, वो होते हैं कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 50 आदमी तक साझेदारी में जुड़ सकते हैं आपस में। नंबर दो, समझौता। उन लोगों के बीच में आपस में कोई समझौता होना चाहिए, यानी वो कोई भी बातों को तय कर लें कि हम इस चीज की साझेदारी कर रहे हैं, इस काम को करना चाहते हैं, यानी कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास क्या होना चाहिए? समझौता होना चाहिए, लिखित में एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यवसाय का होना। आपका जो ना बिजनेस होना चाहिए, वो आपका कोई ना कोई वो काम हो। ये ना हो कि आप ऐसे ही उसे जो ना इलीगली, या आप किसी भी बिना कागज वागज से कोई काम चालू कर रहे हैं पेपरों पे खाली, को आपने कोई कारखाना नहीं लगाया, आपने कोई मशीन नहीं लगाई। वो कारोबार असल में होना चाहिए जगह पर। नंबर चार, वैध उद्देश्य। उसका एक जो ना क्या होना चाहिए? वैध उद्देश्य, यानी वो गवर्नमेंट की नजर में वैध हो, आप इलीगल काम ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आप जुआ ना खिलवा रहे हो, वहां शराब न खेल रहे हो, पे लोग बैठ के जो ना कैरम वगैरह खेल रहे हो, आप पैसे नहीं ले रहे हो, तो ऐसा काम ना हो। वो काम जो गवर्नमेंट की नजर में लीगल हो, उसे हम बोलते हैं वैध व्यापार, जो कानून के हिसाब से ठीक होता है, जिसे आप सब जगह कर सकते हैं। नंबर पांच, लाभ कमाने का उद्देश्य। आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो प्रॉफिट कमाने के हिसाब से कर रहे हो। ये नहीं कि यार हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं।
मेन उद्देश्य आपका होना चाहिए प्रॉफिट रन करने का। नेक्स्ट नंबर 6, व्यापार का संचालन सबके या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा। भाई या तो व्यापार सारे के सारे कर रहे हैं, भाई मेरे पास 3 ब्रांच हैं, एक दुकान मैंने यहां खोल रखी है, एक दिल्ली में, कलकत्ता में, तीनों एक एक जगह बैठ जाती है। या फिर सपोज कीजिए मेरी एक ही ब्रांच है, एक दुकान है, छोटा सा बिजनेस है, हम तीनों मिलकर चला रहे हैं उसे। एक आदमी बैठता है, 2 आदमी नहीं बैठते, कभी बैठ जाते कभी नहीं बैठते, सबकी रजामंदी है। तो बिजनेस या तो सभी चलाए या उनमें से कोई एक आकी रजामंदी हो। तो ये वाले पॉइंट विशेषताओं में आते हैं। जब आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो लघुत्तरीय क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि साझेदारी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए कम से कम। तो कम से कम कितने हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो गए, 50। आपका बन गया बहुविकल्प है। उसने कहा जी कम से कम कितने आदमी होने चाहिए, 1 2 3 4, 2 पे। ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, 10 20 30 50, 50 होने चाहिए। इसी तरह से समझौता, उनमें कोई समझौता हो सकता है या नहीं हो सकता, समझौता होना चाहिए। नंबर 4, व्यवसाय का होना, बिजनेस स्टेबल होना चाहिए, वो बिजनेस उस जगह पर हो, आपका बिजनेस होना चाहिए, वो जो कारोबार आप कर रहे हैं, व्यापार। वैधानिक उद्देश्य, उसे करने का कोई उनका उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ भी हम इस काम को इसलिए कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरा उद्देश्य क्या है, एजुकेशन देना। एक मिठाई बना रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, स्वीट्स बेचना। हर किसी का कोई ना कोई उद्देश्य यानी मोटिव होना चाहिए। लाभ कमाने का उद्देश्य हो गया। व्यवसाय का संचालन, व्यवसाय का संचालन या तो सब करें उनमें से कोई एक करे। तो ये व्यवस्थाएं मतलब विशेषताएं ध्यान से आप लिख लें बहुत अच्छी तरह से, किसकी काम आएंगी आपके क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के अंदर। अब साझेदारों के अधिकार। अब ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं साझेदारों के जो उनको बहुत जरूरी है समझ। भाई मैं किसी के साथ जुड़ जाता हूं और मैंने अपना एक कारोबार चालू कर लिया, अब मैंने अपना व्यापार चालू करा, मैं और वो दोनों सौ बन गए। अब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मेरे दायरे में आती हैं, मैं किन किन बातों को वहां देख सकता हूं, किसे समझ सकता हूं, तो वो चीजें क्या कहलाती है मेरी साझेदारों का अधिकार। पढ़ते हैं कौन कौन से। नंबर 1, प्रत्येक साझेदार व्यापार के संचालन में भाग ले सकता है। यानी अगर मेरा कोई व्यापार चल रहा है और उसमें कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, तो मैं उसमें संचालन में भाग ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मेरे कारखाने के अंदर कोई लकड़ी का काम चल रहा है, तो मैं जाकर पूछ सकता हूँ हाँ भाई क्या काम चल रहा है, आप मुझे बताइए कहाँ से ली ये चीज, कितने के लिए, कैसे ली। या कोई बिजनेस के अंदर कोई मटेरियल आता है, कोई माल आ रहा है, कच्चा माल कहाँ से आया, किससे लिया, कितने का बेचा, किसी भी काम में कार्रवाई कर सकता हूँ। प्रत्येक साझेदार व्यापार के संचालन में भाग ले सकता है। दूसरी चीज, प्रत्येक साझेदार को व्यापार से संबंधित विषयों पर अपना परामर्श देने का अधिकार है। यानी कि कोई भी साझेदार ये एडवाइस दे सकता है, ये परामर्श दे सकता है कि ऐसा ना करके ऐसा करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लकड़ी का काम चल रहा है, उन्होंने कहा भाई लकड़ी जो ना इस कंपनी की लगेगी, तो आप एडवाइस दे सकते हो नहीं भैया इस कंपनी की भी देख लो, ये कंपनी भी अच्छी है। तो आप दोनों में से जो भी कंपनी है आप उसको चुन लो, जो अच्छा हो कर लो। आप एडवाइस दे सकते हो, आप परामर्श दे सकते हो अपने कारोबारों के अंदर। नेक्स्ट, नंबर 3, प्रत्येक साझेदार साझेदारों की बहियों। अब बहियों का मतलब क्या हो गया, बहियों का मतलब हो गया 11th क्लास में हमने बनाई थी बहियां। कौन कौन सी, खाता बही सबसे पहले थी, रोकड़ बही, उसके बाद थी हमारी कौन सी, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी। ये सारी की सारी बहियां जो थी, हम इन्हें क्या बोलते हैं, बही, यानी कि लेजर अकाउंट कहते हैं इंग्लिश में। मैं किसी भी अकाउंट को, किसी भी बही को देख सकता हूं, चेक कर सकता हूं, मुझे सारी चीजें और उनकी प्रतिलिपि, मैं उनकी फोटो स्टेट कॉपी भी ले सकता हूं, प्रतिलिपि भी ले सकता हूं साथ में। तो भैया हिंदी वालों को जरूरी नहीं है हिंदी हिंदी में लिखना है, आप उसे अगर ना आए तो इंग्लिश में भी डाल सकते हैं। जैसे प्रतिलिपि मतलब फोटो स्टेट, बहिया मतलब लेजर अकाउंट या उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप उसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगली पॉइंट पे, नंबर 4, प्रत्येक साझेदार को अन्य साझेदारों के साथ बराबर का लाभ बांटने का अधिकार है। हर साझेदार को यह अधिकार है कि प्रॉफिट जो हो रहा है उसके अंदर उसका हिस्सा दिया जाए। बराबर का अधिकार का मतलब है ये नहीं है कि जो प्रॉफिट है उसे आपस में बराबर बांट लो। बराबर का मतलब है कि अगर उन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है तो आप अगर साझेदार हैं तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 4 साझेदार हैं, 3 को प्रॉफिट बांटा, 1 को नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा। सभी को, सभी आदमियों को हिस्सा मिलेगा।
इस हिसाब से जितना जितना वो आपस में तय कर लेंगे। नंबर 5, यदि किसी साझेदार फर्म में पूंजी की रकम के अतिरिक्त, यानी कि जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया है उसके अलावा रकम फर्म को किसके लिए देता है, ऋण के लिए, बतौर लोन। ऋण का मतलब क्या हो गया, आपने दे दिया लोन की बदौलत पैसा, तो उस रकम पर 6% वार्षिक। अगर आपने किसी आदमी ने अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी के अलावा और पैसा दे दिया बतौर लोन, तो 6% ब्याज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है ए, उसने अपनी पूंजी लगाई बिजनेस में 1 लाख रुपए की। अब अचानक जो है बिजनेस में किसी पैसे की जरूरत पड़ गई। पार्टनर्स थे ए और दूसरे का नाम था बी, 2 आदमी थे। अब 50,000 रुपए की जरूरत और पड़ी। ये तय करा गया कि भाई 50,000 रुपए किसी से उधार ले लो। तो ए ने कहा भैया ऐसा मेरे पास 50,000 है, मैं दे दे रहा हूं बतौर ऋण। मैं आपको बतौर क्या दूंगा, वो ऋण के। ऋण का मतलब है बतौर मैं दूंगा आपको लोन। मुझसे तुम 50,000 रुपए लोन के ले लो, लेकिन मैं इस पैसे को वापसी ले लूंगा। तो भैया अगर उस आदमी ने बतौर ऋण पैसे आपको दे दिए, तो 1 साल पूरा होने पे या जितने भी महीने तक उसके पास पैसा रहेगा, वो बिजनेस से 6% का ब्याज लेगा। 1 साल में 6%, 1 साल का ब्याज तय ना करने पे भी है ये बात। कैपिटल के अलावा यानी पूंजी के अलावा ऋण पर भी ब्याज जाएगा। आगे आ जाते हैं साहब। नंबर 5, यदि कोई साझेदार पूंजी की रकम के अतिरिक्त कोई रकम ऋण के रूप में देता है, तो उस पर 6% ब्याज मिलेगा। ये वही वाला पॉइंट दोबारा रिपीट हो गया है। क्यों हो गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इंपोर्टेंट पॉइंट क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अगर आपने तय करा है तो जितना तय करा उतना ब्याज, ना तय करने पे भी कितना परसेंट ब्याज जाएगा, 6% ब्याज देना ही देना पड़ेगा ऋण के ऊपर। नंबर 6, आपातकाल में कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई अचानक कोई बात हो जाती है, तो प्रत्येक साझेदार को अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने का अधिकार होता है। अब कैसे, तो सपोज कीजिए बिजनेस में 3 आदमी है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। अब 2 साझेदार नहीं है, अकेला एक साझेदार बैठा है, और बिजनेस के अंदर किसी तरह की कोई आग लग जाती है या किसी तरह की कोई बात हो जाती है, तो उस साझेदार को ये नहीं है कि वो तीनों से बातचीत करेगा, समूह से बातचीत करके बात तय करेगा, नहीं। उसे अचानक उसी जगह पर अपने हिसाब से जो उसे सही लगता है वो डिसीजन वो ले सकता है। या फिर कारखाने में कोई काम चल रहा है, अचानक किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो डिसीजन ले सकता है, वो अपनी राय दे सकता है। नंबर 7, साझेदारों को नए साझेदार के प्रवेश पर आप किसी भी साझेदारों को अपने साथ नहीं प्रवेश कर सकते, रोक लगाने का अधिकार है। अगर आपके पास 3 आदमी काम कर रहे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम क्या है, सी। अब आप चाहते हैं किसी चौथे पार्टनर्स को, डी को अपने साथ जोड़ना। ए ने कहा ठीक है भैया रख लो, बी ने कहा ठीक है भैया रख लो, सी ने कहा ना भैया मैं तो ना रखूं इसे। तो आप उसे रख नहीं सकते हैं। आपको ये अधिकार है कि आप तीसरे वाले को, अगर आपको लगता है वो आदमी ठीक नहीं है, तो आप मना कर सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि साझेदारों को नए साझेदारों के प्रवेश पर अगर कोई आदमी प्रवेश कर रहा है, तो उस पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से बजा। नेक्स्ट पॉइंट 8, उचित नोटिस देकर आप में से कोई आदमी अगर वो चाहता है कि भाई मुझे बिजनेस में परेशानी हो रही है, मैं बिजनेस में या अपने इस व्यापार में इनके साथ मिलकर नहीं रहना चाहता, तो उसे अवकाश ग्रहण कर सकता है। वो बिजनेस को या व्यापार को छोड़कर जा सकता है। कब, एक नोटिस देकर। लेकिन उसे एक नोटिस देना पड़ेगा, किस चीज के लिए, अवकाश ग्रहण करने के लिए। आप चाहें तो व्यापार को छोड़ भी सकते हैं।